जैसे आज मैम कह रही थी कि अगर एनलाइटन होना है तो शादी वादी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि शादी किया तो एनलाइटमेंट में मुश्किल होगी उनके हिसाब से। उनकी बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ऑप्शन है कोई, मतलब हमारे सामने दो ऑप्शंस रखे हैं, एक में हम एनलाइटन हो लें, दूसरा ये है कि चलो दुनिया को एंजॉय करें। ऐसा लगता है अगर शादी कर लिया तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें, नहीं किया तो चलो एनलाइटन हो लें, ऐसा लगता है। लेकिन जो भी बंदा लाइफ में है, मेरे ख्याल से अब मुझे समझ में आ रहा है उसके पास कोई और ऑप्शन अगर रखता है तो एनलाइटनमेंट जैसी चीज के लिए तो भूल जाए। ऑप्शन मतलब समझते हैं हम लोग, जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ भी चीज करते हैं तो उसमें हमेशा बैकअप रखते हैं। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं आजकल, तो आप सोच के चलते हैं चलो मुझे 5,000 की जरूरत है तो मैं 10,000 निकाल के रखूं, उसको ऑप्शन बोलते हैं, बैकअप। आप करियर के लिए चूज करते हैं तो आप सोचते हैं चलो ये नहीं तो ये सही, डॉक्टर नहीं तो कम से कम टीचर बन जाओ, ऐसा 2-3 ऑप्शन रखते हैं। बट लाइफ में ऑप्शन नहीं है। जैसे बीमारी है तो ये ऑप्शन नहीं होता कि या तो हम ठीक हो लें या तो बीमारी लें। ऑप्शन तो तभी लगता है, ये ऑप्शन असल में लगता है किसी और ने जबरदस्ती हमको, एनलाइटनमेंट वाला ऑप्शन किसी और ने जबरदस्ती दिला दिया है। अभी जैसे लाइफ चल रही है अच्छी लग रही है हम लोग, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जैसे अभी आजकल पैसे की दिक्कत है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, बट ओवरऑल लाइफ सीम्स टू बी गोइंग ऑन फाइन, ज्यादा मिजरेबल लगती नहीं लाइफ। और अगर ऐसा हमारे मन में है कि हमारी लाइफ ज्यादा मिजरेबल नहीं है, दुख तकलीफ नहीं हमारी लाइफ में, तब तो मेरे ख्याल से हम लोगों को छोड़ देना चाहिए ये जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं। क्योंकि जो गौतम बुद्ध जैसे लोग पढ़ाते हैं, कृष्णमूर्ति जैसे लोग बताते हैं कुछ, ये आपकी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसको इम्प्रूव करने का शिक्षा ज्ञान नहीं है। जैसे शर्ट होता है ना, उसको प्रेस कर देते तो अच्छी हो जाती है, या गंदी शर्ट को साफ कर देते और साफ हो जाती है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ इस नॉर्मल लाइफ जो आपकी है वो कृष्णमूर्ति बुद्ध के हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ को देखा और उनकी लाइफ आप जैसी ही थी। उनकी लाइफ में वो सब चीजें थी जो हमारी और आपकी लाइफ में है। पैसे रुपए सब कुछ था, एंजॉय किया उन्होंने, बट फिर भी उनको मिजरी लग रही थी, दुख लग रहा था। हम लोगों को जो चीज दुख नहीं लगता, शायद अभी हमको मिली नहीं वो चीज। बड़ी कार अगर मिल जाए, जैसे आप कहते हैं अगर मुझे बड़ी कार मिल जाए तो मुझे बड़ी सुख मिलेगी। जो चीज भी हम चाहते हैं वही चीज हमको दिखाई देती है हमारे बायस में, आंखों के सामने। तो ये उनके लिए नहीं है जो लाइफ में ऑप्शन रख रहे हैं अपने एनलाइटमेंट को उनके लिए नहीं है। दे शुड स्टॉप रीडिंग बुक्स ऑफ एनलाइटमेंट, अदरवाइज ये चीजें उनके लिए और खतरनाक हो जाएगी। खतरनाक इस तरह से हो जाएगी कि वो उनको पता चल जाएगा कि सही रास्ता क्या है और फिर वो उसको टालते रहेंगे। वो कहेंगे कि चलो कल 3 स्टेप कर लेंगे, वो कहेंगे चलो कल ध्यान व्यान कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन कल करेंगे, आज थोड़ा बेहोशी में जी लेते हैं। और फिर खतरा ये है कि ये चीज, ये जो भी आप शब्द सुनेंगे, ये एक ऐसी दवाई की तरह हो जाएगा जो आपके माइंड में जाकर बिना निगले हुए बाहर निकल जाएगा। तो फिर इस तरह की चीज दोबारा आप पढ़ेंगे तो भी आपके दिमाग खाली यही कहेगा, अरे हाँ सर ने पढ़ाया था, मैं जानता हूं। ये शब्द तो हमने सुने हैं, क्योंकि जब भी पापा मम्मी बोलते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान वर्ड इतनी बार सुना है कि हमको लगता है कि ध्यान तो हम जानते हैं। ध्यान वाली बात मत बोलिए पापा, कोई और बात बोलिए। पापा मम्मी बोलते हैं मेहनत करोगे तो फल। हाँ, मेहनत वर्ड भी हम जानते हैं। ये शब्दों के जरिए लाइफ नाम की बीमारी का इलाज खोजा गया है और वो शब्दों के जरिए आपको दिया जा रहा है। अगर आप सचमुच में अपनी मिजरी को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर इट्स बेटर दैट वो दवाई ना खाएं जिस दवाई का इलाज है। कि मुझे तो लगता है रोज रोज जैसे जैसे मैं दिन बढ़ रहे हैं, बॉडी कमजोर होती जा रही है,
बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ में, फिर भी आ रही हैं वो। एक सेंटेंस मैंने कल पढ़ा था, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, बिकॉज कल आज उस सेंटेंस के बारे में एक बहुत छोटा सा जिक्र है नीचे। कल मैंने सेंटेंस पढ़ा था, देयर ये डिसाइपल, अ मैन हैज वॉन इनसाइट इनटू हिज ईगो। जिस बंदे ने अपने ईगो को परख लिया है, परखने का मतलब ये है उसको मालूम पड़ गया बॉस ये मेरी ईगो है, इसकी मुझे नहीं सुननी है और ये सही रास्ता है, मुझे इसको चूज करना है। जिसको अपनी ईगो की परख हो गई है, जिसका एंड ही हैज प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ इन वर्च्यू। प्रैक्टिस्ड इन वर्च्यू मतलब बहुत बार हम लोग ईमानदारी, सच वच की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, फिर छूट जाती है। लेकिन उसने एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार कर करके अब उसको आदत पड़ चुकी है अच्छाई की, अब उसकी बुराई की आदत खत्म हो चुकी है। जिसने अपने आप को वर्च्यू में प्रैक्टिस कर लिया है, हैज डेवलप्ड हिज माइंड। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने अपने माइंड को डेवलप कर लिया है, जिसको लग रहा है कि संसार एक दुख है, तकलीफ है और उसको मुझे परमानेंटली खत्म करना है। वो आदमी जो भी संसार में कोई रस खोज रहा है, कोई एंजॉयमेंट खोज रहा है, उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ है। ड्वेलिंग ऑन द इमेजरेबल, ये इमेजरेबल वर्ड, इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को दोबारा रिपीट किया है। इमेजरेबल क्या है उन्होंने बताया है। और जो आदमी इमेजरेबल के ऊपर ड्वेल कर रहा है, ड्वेल मतलब, ड्वेल समझते हैं ना? हाँ, उसके बारे में बार बार सोच रहा है, बार बार उसके बारे में ख्याल कर रहा है। इमेजरेबल मतलब अथाह, बहुत बड़ा। इन सच अ मैन, ऐसे आदमी की जिंदगी में ये डिसाइपल, द स्मॉल क्राइम, छोटी मोटी गलतियां विच ही हैज कमिटेड राइपन्स इवन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इसी जिंदगी में ही राइपन हो जाती है, मतलब आपके उसके सामने आ जाती है। कोई गलती की है तो उसका फल इसी जिंदगी में दिखाई दे जाएगा उसको। एंड नॉट इवन अ स्मॉल इफेक्ट मैनिफेस्ट्स आफ्टर डेथ, और मरने के बाद जो भी गलतियां इसने की हैं वो उसका असर दिखाई नहीं देता। से टू से नथिंग ऑफ द ग्रेट वन, तो इस तरह से ग्रेट वन को वो परेशान नहीं करते। अब आज की क्लास, एंड द इन्फ्लुएंस अपॉन हिज विल ब्रॉट अबाउट बाय दिस एक्साइटमेंट वेरी सून राइपन्स इनटू रिपेंटेंस। जो भी गलतियां कर रखी है उसने, उस आदमी को उसके विल पर, उसकी गलती की थी, अब उसकी वजह से उसकी रजामंदी पर जो भी इन्फ्लुएंस था, ब्रॉट अबाउट बाई दिस एक्साइटमेंट वेरी सून राइपन इनटू रिपेंटेंस। अचानक जब उसको मालूम पड़ता है कि अच्छा हाँ मेरी उस गलती की वजह से ये हुआ था, तो उसके मन में रिपेंटेंस आता है। जब भी आप कोई गलती करते हैं ना, तो आपको कभी ना कभी तो पछतावा होता है। बहुत बार हम लोग पछतावे को हटा देते हैं, भूल देते हैं। आज एक बच्ची, एक लड़की है, लड़की नहीं इनफैक्ट, पर पिछले हफ्ते वो कहा सुनी हो गई थी उसके इन लॉज से। तो उसके इन लॉज नाराज हो गए उससे, फादर इन लॉ नाराज हो गए। तो गए अपनी बहू के पास, तो बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे नहीं, माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, तो बात नहीं कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो गुस्सा हो रही थी, दुखी हो रही थी कि अरे बताइए, मैंने सॉरी बोल तो दिया है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो मैं फोन पे बात कर रहा था उस बच्ची से, फिर भी बात करी, मैंने कहा उनको बोलो कि वो भी तो अपनी बच्ची से जब नाराज हो जाती है तो ऐसी रहती हैं, बात करना बंद कर देती हैं। तो मुझसे बोलती है फोन लेकर के, हम इतना देर नहीं गुस्सा रहते, हम तो जल्दी मान जाते हैं, और हम किसी गलत बात के लिए नहीं नाराज होते, हम तो किसी सही बात के लिए नाराज होते हैं। रिपेंटेंस खत्म हो जाता है ऐसे। जहां पर कोई किसी से मनवाता है, सॉरी बुलवाता है, वहां पर रिपेंटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जब रिपेंटेंस होता है, वर्क्स इटसेल्फ आउट, वो अपने आप को वो काम करता है अंदर अंदर। इसीलिए चर्चेज में बहुत पुराने जमाने की प्रथा थी जिसको पूरा खत्म हो चुकी है आजकल। तो उसकी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ने पूरा रेड पीट दिया उस प्रथा की। कन्फेशन बॉक्स होते थे, पता है कन्फेशन बॉक्स अपने यहाँ शायद है कि नहीं है, शायद यहाँ पे। उसमें फादर प्रीस्ट पीछे की तरफ बैठता है अंदर, और बाहर एक आदमी आता है और वो अपने अंदर के गुनाह सामने रोता है। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन आए थे गुनाह कबूल करने के लिए, कन्फेशन करने के लिए कि मैं 3 लोगों को मारने जा रहा हूँ। गुनाह करने से पहले कन्फेस कर रहे थे। कन्फेशन उसके अंदर में काम करता है, एंड थ्रू द काइंडनेस एंड कंपैशन, और फिर उस आदमी के अंदर में क्या निकल के आता है? काइंडनेस एंड कंपैशन। ये क्या होता है? कभी सुना है काइंडनेस क्या होती है? स्कूल में मॉरल्स की क्लास में पढ़ाया जाता था, वी शुड बी काइंड। काइंडनेस जानते हैं? दया, दया होना चाहिए, और कंपैशन होना चाहिए हमारे में।
ड्वेलिंग विद इन हिम, उसके अंदर में कंपैशन और काइंडनेस ड्वेल करती रहती है, विल हैव सीज्ड टू हैव एनी इफेक्ट अपॉन हिम व्हाटसोएवर। इस तरह से जो भी उसने गलतियां कर रखी हैं पास्ट में, जाने या अनजाने, इन सब के असर की वजह से उसका असर खत्म हो जाता है। ये सब कंपैशन और ड्वेलिंग, इन सब चक्कर के, इनकी वजह से द इफेक्ट विल बी टेकन आउट ऑफ हिम रूट एंड ब्रांच। तो जो पुराने गलत काम किए गए हैं उनका असर, उसकी रूट और उसका ब्रांच, ये सब निकाल दिया जाएगा। सो दैट एट हिज डेथ, ताकि उसके मौत के बाद नथिंग विल रिमेन विच माइट इन्फ्लुएंस हिज नेक्स्ट ग्रास्पिंग। तो अगला जन्म में कुछ बचा नहीं रहेगा। काइंडनेस एंड कंपैशन आर द इमेजरेबल। जो ऊपर इमेजरेबल कहा था ना, जो समझदार होते हैं वो इमेजरेबल पर ड्वेल करते हैं। तो वो इमेजरेबल क्या है? वो अथाह गॉड व्हाट। हाँ, तो यहां पर जो इमेजरेबल है वो काइंडनेस और कंपैशन है। मेंशन्ड अबव, वेर इन, जहां पर ऑल इगोटिज्म इज डिसॉल्व्ड, इसमें सारा का सारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है, घमंड खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही एज अ लंप ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन द रिवर गैंगेस, जैसे नदी में आप नमक डाल दीजिए तो घुल जाता है और पता ही नहीं चलता नमक कहाँ है। ऐसे ही कंपैशन में और काइंडनेस में आपकी ईगोटिज्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन उसके लिए काइंडनेस और कंपैशन आपको ड्वेल करना होगा उसके ऊपर। Thereby also the way is shown not how we may escape from the consequences of the evil action of the past, for as it is obvious from what has already been said, it is impossible, but we can confine these consequences to our present life, or at least weaken their post-mortem consequence. Post-mortem को बड़े अच्छी तरीके से यहाँ यूज किया, आपने सुना होगा ना। पोस्ट-मॉर्टम क्या होता है? मरने के बाद जो जांच होती है शरीर की जांच को पोस्टमार्टम बोलते हैं, हिंदी में पंचनामा। अच्छा, मरने के बाद जो जांच होती है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, मतलब मरने के बाद। इन्होंने ये कह रहे हैं कि देखिए, जो भी आपने गलत काम किया है उसका जो असर है उसको एस्केप करना इम्पॉसिबल है। जो भी आपने गलत काम किए हैं पास्ट में, उसके असर आएंगे ही आएंगे। इसको भागना, हाँ, इसको बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर इविल एक्शन ऑफ द पास्ट। ये इम्पॉसिबल है, चाहे आपने जाने किए हो चाहे अनजाने किए हो। इवन गॉड्स व्हेन दे टुक बर्थ, पीपल लाइक रामा, कृष्णा, इवन दे हैड टू बेयर दोज थिंग्स। कहानियां सुनी होंगी आपने कि गलती से दशरथ ने किसी को मार दिया तो उनकी याद नहीं है, श्रवण कुमार के पापा मम्मी को गलती से मार दिया था। ऐसे ही जंगल में कुछ तीर चला रहे थे, श्रवण कुमार को मार दिया था, तो ऐसे ही उनको श्राप मिल गया था, तो उनके बच्चे उनसे घर से दूर भाग चले गए। राम ने भी किसी को मारा था ऐसे ही धोखे से। भगवान राम ने सुग्रीव के भाई को मारा था छुप करके, बाली को मारा था, तो बाली ने उनको श्राप दे दिया था, तो उनको फिर उसका बाद में भुगतान करना पड़ा। ऐसे कृष्ण ने भी कुछ गीत की थी, उनको भी झेलना पड़ा। तो ये कर्म का जो चक्कर है, जो भी आपने गलत किए हो, सही किए हो, अच्छे किए हो, और जो भी अच्छा भी और गलत भी दोनों आपको आता है। इनफैक्ट जो भी हम जी रहे हैं वो अच्छा और बुरे का रिजल्ट ही है। हमने बहुत सी चीजें अच्छी की होंगी, उसकी वजह से आज बैठ करके आराम से हम लोग यहाँ बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, कपड़े हमारे पास हैं। और बहुत सी खराब चीज की होंगी जिसकी वजह से हमको अपना मिजरेबल, जो भी मिजरी हमारी लाइफ में वो महसूस हो रही होगी। तो जो भी पास्ट में किया है उसका असर को खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्फाइन, उसको हम लिमिट कर सकते हैं, दीज कॉन्सिक्वेंसेज इनटू आवर प्रेजेंट लाइफ। अगर हम चाहें तो इसी जिंदगी में हम उसको कन्फाइन कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, ताकि वो हमारे पोस्टमार्टम कॉन्सिक्वेंस न बने, ताकि मरने के बाद अगले जन्म में वो न जाए हमारे साथ। ये नई चीज कर सकते हैं। We only need to annihilate or at least to weaken the evil dispositions of our will. हमको खाली इसके लिए एक ही काम करना होगा, या तो खत्म करना होगा, एनिहिलेट करना पड़ेगा, या तो कमजोर करना होगा जो हमारे evil dispositions हैं। जैसे आपकी एक, उसको आप evil नहीं बोल सकते, एक wrong habit है, उसको आप अगर छोड़ दें तो आपकी जान बच सकती है। नहीं तो जैसे वो बोला था ना, कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो बोलता है तुम्हारी बेटा तुम्हारी जान को खतरा है,
कौन सी पिक्चर में? 3 इडियट्स में। ऐसे तुम्हारी जान को भी खतरा है, जब तुम रोड पे जाते हो तो तुम ट्रिपलिंग करते हो एक बाइक पर। इनके 2 दोस्त आते हैं, सीधे पीछे बैठ जाते हैं और घूमने जाते हैं ये। तो अगर इनका दोस्त बाइक चलाएगा तो इनको खतरा नहीं है? खतरा है ना। तो ये ईवल डिस्पोजिशन को आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। मैं सीरियस हूँ, बिकॉज है डिस्पोजिशन क्या है? डिस्पोजिशन के लिए नया वर्ड खोजा है हिंदी में। ऐसे तो ढेर सारे वर्ड थे, मैंने इसके लिए खोजा है वर्ड तबीयत। यार आज तबीयत नहीं कर रही है काम करने का। कभी सुना है ऐसे यूज करते हुए? तबीयत ठीक नहीं है, या तो इस तरह भी यूज करते हैं, आज मेरा तबीयत कर रहा है कुछ मीठा खाऊं। तबीयत मतलब कुछ करने का मन अभी तक आपने किया नहीं है, या तबीयत ठीक नहीं है मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बीमार लग रहा है अंदर से शरीर। तबीयत वर्ड जानते हैं आप, सबने सुना है तबीयत वर्ड। तबीयत वर्ड को हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, आमतौर पर वही यूज करते हैं। आज जैसे आपने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या तो तबीयत ठीक है। अगर खाली तबीयत वर्ड को समझे तो एक अच्छा सा वर्ड है तबीयत। आज मेरा तबीयत कर रहा है, सर मेरा तबीयत करता रहता है कि मैं नया फोन खरीदूं। तबीयत इज आई थिंक उर्दू वर्ड फॉर लाइकिंग और डिजायर और इंक्लिनेशन, जिसको शायद हम लोगों ने वहां पर वासना वर्ड के नाम से समझा था। तो आपके जो इवल डिस्पोजिशंस हैं, वासनाज हैं, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, उनको आपको कमजोर करना पड़ेगा। इवल मतलब किसी का खून करने का तो मन करता नहीं होगा आपको, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि सर मुझे बड़ी कार खरीदने का मन है, जैसे आपको BMW खरीदने की तबीयत करती है, अक्सर तबीयत करती है, चीज बहुत करती है। इनको भी जब भी इनके दोस्त आते हैं तो इनको अक्सर तबीयत करती है कि चलो यार कुछ घूम फिर करके आए, खा पी करके आए। हमारे भैया हैं जो कल मिले थे हमको, राम जी भैया मिले थे कल। मैंने राम जी से पूछा कि तबीयत कैसी है उनकी, पता है ना उनको इलाज चल रहा है, ब्रेन में हेमरेज हो गया था। एक ड्राइवर आते थे यहाँ पे राम जी तो उनकी दवाई उन्होंने खाया, उनको शायद डॉक्टर ने 6 महीने या साल भर तक दवाई खाने के लिए कहा था। उनको दौरे पड़ रहे थे, तो जो भी इसको बोलते हैं सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स, ठीक है, एपिलेप्टिक फिट्स वगैरह पड़ते हैं, तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कम से कम साल भर दवाई चलती है। तो उन्होंने 3-4 महीने शायद दवाई खाई एंड ही फेल्ट वेरी गुड, ही फेल्ट वेरी हेल्दी एंड ही स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। और उसके 15-20 दिन बाद वो बताते रातों रात उनको अटैक पड़ गया फिर से, एंड ही हैड टू गो टू लखनऊ। और वहां पर मैंने 3-4 लोगों को खुद भी फोन किया कि इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करा लें, किसी ने एडमिट नहीं किया। बोलते हैं इसका कुछ और इलाज नहीं है, आज खाना शुरू करो तो 2-3 दिन में उसका असर आएगा। फिर से खाना शुरू किया दवाई उन्होंने। इस कंडीशन में उनको ये भी मना किया गया था कि बच्चे नहीं होने चाहिए अभी। कल मैं मिला तो पता चला उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो बोल रहे थे कि मैंने फिर भैया मुझसे बोल रहे थे, भैया मैंने डॉक्टर से पूछा, 2-3 डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि बच्चे की डेवलपमेंट में इस दवाई का कोई गलत असर नहीं होता। तो ठीक है, लोगों ने मना किया, उनको लगा कि नहीं अब किसी से प्यार मोहब्बत करना या कुछ ऐसे काम करना, उनको तबीयत लगी होगी कि दवाई ना खाएं, उनको लगा होगा ठीक हो सब कुछ। तो तबीयत, इवल डिस्पोजिशंस तभी आप हटा सकते हैं जब आप कॉन्शियसली सर्च करना शुरू करें कि मेरे अंदर में कौन कौन सी डिस्पोजिशंस हैं जो इवल बन सकती हैं। आज मैं अभी गया था एक शादी में, सामूहिक विवाह हो रहा था आज। हाँ, उसमें 22 कपल्स की लोगों ने डोनेशन देकर के शादी कराते हैं, कोई एनजीओ की शादी करा रही थी। तो हम लोग सब घूम रहे थे, तो मैम भी गई थी मेरे साथ। तो ज्यादातर जो लोग थे लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, गांव के गरीब लोग। तो मैं और रिम्पी वहां गए, तो हम लोग वहां पर जब मैं बाहर आ रहे थे, मैं वापस आ रहे थे, तो एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था, तो वो रिम्पी को देखने लगा। हम लोग बाहर आए थे, तो जब वो रिम्पी को देख रहा था तो मैंने उसको देखा। उसके बगल में एक और औरत बैठी थी, मैंने उसको भी देखा। और वो औरत, पहले उसने रिम्पी को देखा, फिर अपने पति को देखा, फिर रिम्पी को देखा, फिर अपने पति को देखा, और उसके चेहरे में थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आ गया। तब तक हम लोग आगे बढ़ गए। मैंने रिम्पी को बताया ये सब कहानी। बोलती और तुम ये सब कुछ देख रहे थे? मैंने कहा और ये सब देख रहा था, और मुझे ये भी लगता है कि वो औरत उसकी वाइफ होगी। तो अब कोई इवल डिस्पोजिशन है ये। एक भाई, एक कोई औरत जा रही है हमारे सामने से, उसको हम देख ही तो रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? और इसको देखने के लिए वो औरत अपने पति को घूर रही है। क्यों तुम पराई औरत को देख रहे हो? कसमें खिलाई जाती है, पता है वहां पर कसम खिलाई जा रही थी कि पत्नियों के धर्म क्या क्या है, संकल्प, प्रतिज्ञा लिया जा रही थी। अब सोचिए, जो आदमी सिगरेट पी रहा है उसको आप प्रतिज्ञा दिलवा दो कि सिगरेट नहीं पीना है, तो क्या बंद कर देगा वो? फट।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रतिज्ञा ले लीजिए कि आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप खाली जान जाइए कि अगर आपकी इविल डिस्पोजिशंस कमजोर हो जाती हैं तो आपका अपने ऊपर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती जाती है। वी ओनली नीड टू एनिलेट, या तो हम खत्म कर दें या तो कम से कम कमजोर कर दें आवर इविल डिस्पोजिशंस ऑफ आवर विल, हमारी इच्छा की इविल डिस्पोजिशंस, झुकाव, द बैड क्वालिटीज ऑफ आवर कैरेक्टर विच हैव ग्रोन आउट ऑफ आवर इविल डीड्स, हमारे कैरेक्टर की जो कमियां, जो खराबियां हैं, वो जो कि हमारे पुराने गलत कर्मों की वजह से बढ़ गए हैं। And which at bottom represent nothing but the sum of these, in which therefore in some mysterious manner we carry out about with us the continuously active force of each former evil deed। क्योंकि जब अगर आप इसको नहीं करेंगे, अगर आप अपनी evil dispositions को खत्म नहीं करेंगे तो वो इसको बोला है ये continuously active force रहते हैं, ये मरते नहीं हैं, ये एक वैसे बैक्टीरिया की तरह रहते हैं जो कभी भी पनप सकते हैं, इस जन्म में या तो अगले जन्म में। मैं अभी कल से मैंने शुरू किया है बराक ओबामा की बायोग्राफी को पढ़ना, और वजह क्या है, वो फेसबुक पर उनकी फोटोग्राफ्स करीब 2 मिलियन, हाँ ई सेंट ट्रिगर हो गया और आगे भी बता दूं क्या हो गया, क्यों मैं पढ़ा था, हाँ अगर आप चाहें तो ठीक है। 2 मिलियन फोटोग्राफ्स उनके खींचे गए, जो व्हाइट हाउस के फोटोग्राफर हैं उसमें से 52 फोटोग्राफ्स उनकी फोटोज जो सबसे अच्छी लगी वो उसमें डाली गई हैं। उसको देखा तो मुझे उस आदमी की लाइफ में लगा ही इज अ गुड मैन। एक जगह पर मैंने रिसेंटली पढ़ा कि वो कहीं क्वेश्चन है, मेरे मन में ऐसे क्वेश्चन आया कि अच्छा ये तीसरे टर्म में क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन जाते, 2 टर्म से प्रेसिडेंट है ये, 2 बार से, तीसरी बार क्यों नहीं बन जाते। तब पता चला कि इसके पहले एक प्रेसिडेंट थे जो 4 टर्म तक मरते तक प्रेसिडेंट थे वो, फिर उन्होंने ही ये नियम बनाया था कि कोई भी आदमी 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, चाहे कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो, इसलिए उनको उतरना पड़ा। अदरवाइज बराक ओबामा ऐसे इंसान है जो कि अगर वो भी कंटिन्यूसली रहते, लोग पसंद करते हैं उनको बहुत ज्यादा। फोटोग्राफ से मुझे खाली इतना लगा कि आदमी अच्छा लगता है, ही इज हैप्पी, ही इज एक फोटो बड़ी अच्छी सी फोटो उसमें है जिसमें ऐसे हाथ करके खड़े हैं ऐसे, और पीछे से रेनबो की फोटो है, तो रेनबो उनके हाथ से निकल रहा है ऐसा लग रहा है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ मिलजुल रहे हैं। कौन सी वेट वाली क्या थी उसमें, हाँ एक आदमी अपना वजन गिन रहा है, वेट कर रहा है, तो पीछे से बराक उसके वेइंग मशीन पे अपना पैर दबा रहे हैं, मजाक मस्ती खींच रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी फोटो है, मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस फोटो में ओबामा कहाँ है, थे ही नहीं और उनकी फोटो में डाल रखा है। फिर मैंने कमेंट सेक्शन खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि देखिए द बिग बॉस, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ दिस प्लैनेट बराक ओबामा द प्रेसिडेंट, ही इज नॉट सिटिंग ऑन हिज ओन बॉसेस सीट। वो बॉस की सीट पे कोई और बंदा बैठा था और वो नीचे बैठे हुए थे, ऐसे देख रहे थे जब ये बिन लादेन की को मारने के लिए सब काम हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हम राजगद्दी पे बैठेंगे और राजगद्दी पे खाली राजा बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ उनकी उसको पढ़ने के लिए। फिर मैं सोचने लगा कि ये आदमी ने पिछले लाइफ में क्या किया होगा। इस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, अब इस लाइफ में तो उसने अच्छे अच्छे काम किए ही हैं, बहुत हार्वर्ड वगैरह से लॉ पढ़ा है उन्होंने, राइटर भी रहे हैं, बट लास्ट लाइफ में क्या किया है, क्योंकि अभी आगे जिक्र आएगा कि आप किस तरह की जिंदगी आज जीते हैं तो आपको अगले लाइफ में अमीर घरों में पैदा हो सकते हैं या तो किसी और तरीके से पैदा हो सकते हैं। तो मेरे मन में ऐसी क्वेश्चन आया कि ये भी अमीर है। और मैंने एक और चीज खोजा, ये नेट वर्थ ऑफ बराक ओबामा। तो फिर मैंने उसको कंपेयर किया कि बाकी प्रेसिडेंट्स जो यूएस के रहे हैं उनकी नेटवर्थ, अब जो ट्रंप जीते हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं ना, प्रेसिडेंट हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, फिर भी बन गए। अभी कंफ्यूजन स्टेट है। तो मैंने जब थोड़ा बहुत खोजा खाजा, एक ही वजह दिखाई दे रहा है कि बहुत से गरीब लोग हैं वहां पर जो उन्होंने उनको शायद वोट दिया है। और ये भी कंपेयर किया मैंने कि नेटवर्थ ओबामा की बाकी प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो कितना है। खोजता रहा विकिपीडिया में पेज है, वो कहीं बराक ओबामा दिखाई नहीं दिए, नीचे से तीसरे चौथे नंबर पे है वो। ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट वेरी रिच। तो कुछ अभी प्रेसिडेंट बनने के बाद जो सैलरी वैलरी पाई उससे थोड़ा बढ़ गया, अदरवाइज ही इज नॉट वेरी रिच।
ये इविल मैं ओबामा की बात अभी क्यों ले आया पता है? अजीब है, आप जब दोनों कैंडिडेट्स को आप जाके नेट पे देखेंगे ना, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक में साफ साफ दिखाई देता है देयर इज गुडनेस, अगर आप खाली पैसे को नहीं देख रहे हैं, और एक में दिखाई देता है कि देयर इज हंगर फॉर पावर। Precisely because of this, in our heavy labor of soul for the complete annihilation or the weakening of several or of all our bad qualities, we also kill our former evil deeds themselves. इसी वजह से अगर आप अपने पुराने heavy labor, जो सोल की बड़ी मेहनत होती है, हमारे पुराने जब कर्मों को आप खत्म कर देते हैं, बुरे कर्मों को खत्म कर देते हैं, हम एक और चीज को खत्म करते हैं साथ ही साथ। वो क्या है? वी ऑल्सो किल आवर फॉर्मर इविल डीड्स देमसेल्व्स। हमारे पुराने, जब हम अपने डिस्पोजिशंस को कमजोर करेंगे, मतलब ये कि अगर मुझे ऑप्शन है कि मैं चोरी कर सकूं, किसी को नहीं पता चलेगा चोरी करता हूं तो, और फिर भी अगर नहीं करता हूं, जो नॉर्मल है, बाकी लोग इसमें नॉर्मली करेंगे चोरी, मैं फिर भी ना करूं, तो मैं एक तरह से अपने इविल डिस्पोजिशंस को कमजोर कर रहा हूं। समझ गए? ये बोल रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो जितनी बार आप ऐसा करते हैं उतनी बार अपने पुराने इविल डीड्स को खत्म कर रहे हैं। आपने अगर आज नहीं चोरी किया, जहां पर आप चोरी कर सकते थे, आपने जो 4 साल पहले चोरी किया था, उसका असर आपने खत्म कर दिया। आउटलिव देम वन आफ्टर द अदर एज इट इज सेड द बुक ऑफ 3, कहा गया है। आप इस तरह से अपने पुराने बैड कर्मों को आउटलिव कर देंगे एक एक करके, so that in the same proportion that we are freed from the certain bad quality of character, और इसी तरह से ये करते करते आपके जो कैरेक्टर, आपके अपने कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चरित्र। ये चरित्र में कमियां हैं, बहुत बार ऐसे कमियां महसूस करते हैं। मुझे याद है जब जिनोगा के आने से पहले मैं बोलता बहुत था, कर बहुत कम पाता था, और झूठ तो मैं बहुत ज्यादा बोलता था, और मुझे लगता था झूठ, सभी लोग बोलते थे झूठ मत बोला करो आशीष, सच बोला करो, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है, मैं झूठा ही सही, अपने आप को मान लिया झूठा। बट जब मैंने जिनोवा के आने के बाद थोड़ी बहुत माइंड की स्ट्रेंथ आई, थॉट्स की स्ट्रेंथ आई, तो लगा अरे यार मैं झूठ नहीं बोलने की जरूरत पड़ रही है। आई फेल्ट गुड। ही सिंह आपके अंदर में कैरेक्टर की जो बैड क्वालिटीज हैं वो भी धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी। वी ऑल्सो आर फ्रीड फ्रॉम द फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डीड्स रिलेटेड टू दिस क्वालिटी, और इस कमियों की वजह से जो फ्यूचर में एक प्रॉब्लम होने वाली है उससे भी हम बच जाते हैं। जितने भी लोग आज रो रहे हैं पैसे वैसे की कमी की वजह से, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जितनी बार वो गलत काम करते हैं, जितनी बार घूस लेते हैं, जितनी बार झूठ बोलते हैं, असल में आज के 2 साल 10 साल 20 साल बाद फिर से अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं वो लोग। मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूं। मैंने बहुत सी ऐसी चीजें जो गलत हैं उनको होने दिया अपनी लाइफ में, एंड नॉट जस्ट मी, माई होल फैमिली सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। मालिया सर बुद्धा पढ़ाते हैं, बुद्धा टॉट दैट द नंबर ऑफ रीबर्थ्स वर बियॉन्ड कैलकुलेशन। कितने जन्म होते हैं आपके, इसका कोई हिसाब नहीं है। एंड ही वार्नड, और उन्होंने धमकाया, ओनली अ फ्यू क्रीचर्स हु हैव डाइड एज मेन आर रिबॉर्न एज मेन। बहुत ही कम लोग हैं जो आदमियों की तरह मरते हैं दोबारा आदमियों की तरह पैदा होते हैं। फार मोर कम बैक टू एग्जिस्टेंस इन हेल एमंग्स एनिमल और इन द रियल्म्स ऑफ शेड। वो कहते हैं ज्यादातर लोग या तो भूत प्रेत बन जाते हैं, या तो जानवर, या तो नरक में जाते हैं। दस इस तरह से, इसीलिए एवरी बीइंग इज इटर्नली वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो विद इन संसार। इस दुनिया में जहां पर हम बैठे हैं ना, इसको भी आप यही मान के चलिए, क्यों हम लोग रिक्रिएशन खोजते हैं, क्यों एंटरटेनमेंट खोजते हैं, क्योंकि ये भी नर्क से कुछ कम नहीं है। तो ज्यादातर लोग यहीं पर घूमते रहते हैं। Through 5 realms, finding itself reborn by incessant change of 5 groups, consulting its personality, now as man, now as a spectra, now as animal, now as devil, now and then as God। तो ये लोग कैसे पैदा होते हैं? अपनी पर्सनालिटी के साथ, कभी जानवर, कभी स्पेक्ट्रा भूत प्रेत काली छाया, कभी एनिमल्स, कभी डेविल, या कभी गॉड बन के पैदा होते हैं हम सब। देयर इज
there is, in fact, unless the essential action is taken to escape an endless wandering through the world without beginning or the end, is this round of rebirth. अगर आप नहीं लेते हैं, कॉन्शियस एक्शन नहीं लेते हैं इस चक्र में से बाहर निकलने का, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. ये मरना, पैदा होना, फिर मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना, फिर पैदा होना. अभी वही तो है. क्या आप फिर से पैदा होना चाहते हैं? अगर फिर से पैदा होकर के आपको अमीर बनने के लिए कोई ऑप्शन मिले, देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए, हाँ, इसका मतलब आप इस चक्र में से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि आपके लिए अभी भी कोई अच्छा सा लालच भरा ऑप्शन है. हाँ, आप अपनी लाइफ के दुखों से बाहर निकल होना चाहते हैं. देखिए, अभी हम लोग इस बातचीत को मैं बहस में या तो आर्गुमेंट में या तो टॉक में नहीं बदलना चाहता. मैं चाहता था कि जो बुद्ध या पीछे शहर बता रहे हैं उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएं. ठीक है, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन बुद्ध के हिसाब से इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ और है नहीं. यू मे नॉट अग्री दिस, बट अकॉर्डिंग टू हिम इट इज सो. और इसके पीछे लॉजिक वो ये दे रहे हैं कि जो भी सुख की आप इच्छा करते हो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगी. फाइनली दिस बॉडी विच यू आर होल्डिंग, दैट विल डाई, एंड विद दैट योर लाइफ विल बी इक्वल टू ओनली मिजरी, नथिंग एल्स. तो जो चीज अल्टीमेटली, आप देखिए किसी भी वेंचर में कब घुसते हैं आप, जब उसको आपको उम्मीद होती है कि इसमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा या खुशी मिलेगी. अगर आपको पहले से बता दिया जाए इस चीज में अगर आप घुसे तो आपको नुकसान होगा, तो आप जाएंगे उसमें? नहीं जाएंगे. लेकिन अभी आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैं दोबारा पैदा हूं और अच्छी दुनिया में या तो अच्छी तरीके से मैं पैदा हो जाऊं, कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी, तो मैं होना चाहूंगा. इसका मतलब ये है कि जितना दूर तक गौतम बुद्ध जैसे लोग देख पा रहे हैं उतना दूर तक आप या तो हम नहीं देख पा रहे हैं. इसीलिए हम वो करना चाहते हैं. एंड दस ओ मॉन्क्स, साधुओं को बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम यू हैव एक्सपीरियंस्ड सफरिंग. ऐसा नहीं कि एक आध बार तुमने सफरिंग झेली हो. उनके पास बहुत से लोग आते थे बुद्ध के पास. इनफैक्ट बुद्ध के पास एक साथ 10-10 हजार लोग भिक्षु चलते थे. 1 या 2 सेट का कपड़ा होता था उनके पास, सोने के लिए जगह भी नहीं होती थी. तो बट दे यूज्ड टू जस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स सिटिंग, ऑब्जर्विंग, मेडिटेटिंग. तो उसमें से बहुत से साधु ऐसे थे जो कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे. राजा, अमीर लोग उनके यहाँ आते थे और फिर बेचारे मिजरेबल फील करते थे. उनको लगता था वहां तो कम से कम महल में खाना पीना एंजॉय करना था, यहाँ तो मच्छर काट रहे हैं गंदगी में और खाना भी कायदे से नहीं मिल रहा है. तो ये याद दिलाते थे बार बार उनको. ये शायद वही याद दिलाना है कि तुम्हें पता है कितनी बार तुम सफर किए हो. You have experienced pain and misery and have enlarged the burying ground truly long enough to be disgusted with all the productions long enough to turn away from them. बोलते हैं जितनी बार तुम बरी किए गए हो, जितनी बार तुमको दबाया गया है जमीन में, कितनी बार जलाया गया हो, तुम जानते हो कितनी बार है. बता रहे हैं द एंग्विश सफर्ड इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. इतने दुख को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से क्या है साधुओं, विच इज मोर, क्या ज्यादा है, द फ्लड्स ऑफ योर टीयर्स यू हैव शेड ऑन दिस लॉन्ग वे, कि अपनी लाइफ में इस जन्म में और पिछले जितने भी जन्म हैं उन सब में जो तुमने आंसू बहाए वो ज्यादा है, या अगेन एंड अगेन न्यू बर्थ यूनाइटेड टू द डिसलाइक्ड, सेपरेटेड फ्रॉम. क्योंकि रोए किस लिए? बिकॉज यू आर डिसलाइक्ड, यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर लाइक. जिनको पसंद करते थे, प्यार करते थे, उनसे तुमको दूर खींच लिया गया. कंप्लेनिंग एंड वीपिंग, जो चीज चाहते थे वो नहीं मिला, उसके लिए रोए, वो ज्यादा है, या वाटर्स ऑफ द 4 ओशंस, इस समुद्र का पानी. आपको लगता होगा ना सर 10 मिनट रोए फिर तो मौज मौज, लेकिन ये शायद इनके हिसाब से समुद्र का पानी कम है, आप ज्यादा बार रो चुके हैं. बोलते हैं थ्रू लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, यू हैव एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ योर मदर, अपनी माँ की डेथ देखी है तुमने, डेथ ऑफ योर फादर, डेथ ऑफ योर सन, द डेथ ऑफ योर डॉटर, द डेथ ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द लॉस ऑफ वेल्थ, गरीबी भी देखी है. द पेन ऑफ सिकनेस वॉज योर लॉट, तुम बीमार भी बहुत बार हो चुके हो. विच यू वर यूनाइटेड टू डिसलाइक, जहां पर तुम्हें बुरे बुरे लोगों के साथ, जिनको तुम पसंद नहीं करते थे, उनके साथ तुम्हें समय बिताना पड़ा. सेपरेटेड फ्रॉम द लाइक, जिनको प्यार करते थे उनसे दूर होना पड़ा. रनिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फिर पैदा हुए, फिर डेथ टू बर्थ, यू हैव शेड
ऑन द लॉन्ग वे ट्रूली मोर टीयर्स देन वाटर्स इन कंटेन इन द 4 ग्रेट ओशंस, जो बड़े बड़े महान ओशंस हैं उनसे ज्यादा तुमने दुख अपने आंसू बहाए हैं. All this suffering is due to the rebirth imposed on individual by his evil inclinations. और ये सब क्यों दुख तुमने झेले हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ evil inclinations हैं, कुछ ऐसी प्रोड्यूस, एक भी पॉजिटिव इंक्लिनेशन नहीं. अगर आप सोचते हो ना कि सर हमने कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए हम पैदा हुए होंगे समाज की सेवा करने के लिए, नहीं, तुम्हारे मन में evil inclination थे, उसकी वजह से तुम पैदा हुए हो. एंड बुद्धा पॉइंट्स आउट, वो दिखाते हैं हाउ दीज इविल इंक्लिनेशंस कैन बी कंप्लीटली इनलेटेड. इसको आप चाहें तो अपनी इविल इंक्लिनेशंस को, झुकावों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं आप. फ्रॉम विच इट फॉलोज, फिर वहां से ये बात आगे बढ़ती है, हु सो फॉलोज दिस वे फेथफुली एंड टू द एंड नीड हैव नो फर्दर एंजाइटी ऑन अकाउंट ऑफ लेटर फ्रूट ऑफ हिज फॉर्मर इविल लाइफ और ऑफ हिज फॉर्मर इविल लाइफ्स. और अगर ये आप समझ जाते हैं तो फिर आपको अपने पुराने बुरे कर्मों की, जो भी गलत काम किए हैं उनके, और फ्यूचर की जो लाइफ आपके होने वाले हैं बुरे बुरे, उनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. मैं मुश्किल में हूं आज, मैं आप लोगों के साथ इसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज आप लोग यंग हैं, 15, 16, 17 साल के हैं, 20 साल के हैं. आपकी पूरी लाइफ में अभी एंजॉयमेंट है, नौकरी चाकरी, वाइफ हस्बैंड, सब कुछ आपकी लाइफ में है. अभी आएगा ना, आएगा तो आपके मन में ढेर सारी उम्मीदें होंगी, होप्स होंगी. मैं आपसे 20 साल 15 साल और फ्यूचर में आ चुका हूं और मुझे पता है कि वो जिसको आप उम्मीद देख की तरह देख रहे हैं वो मिजरी है. आज एक बच्चे की शादी हुई, 16, 17, 18, 20 साल की होगी. वो शादी में सब लोग खुश रहते हैं, लेकिन एक शादी के बाद लाइफ खुशी है कि दुख है. जिसकी शादी हो रही है वो तो कहेगा कि ढेर सारी खुशियां आएंगी मेरी लाइफ में, लेकिन जितने लोग भी शादी कर चुके हैं वो यही बताएंगे कि ढेर सारे दुख हैं, उसमें कुछ कुछ खुशियों के पल हैं. आपके साथ मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने वो दुख झेले हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं है ना. आप तो अभी भी उम्मीद करते हैं. बचपन में ना मेरे पिताजी की चेकबुक देखता था मैं, तो मैं सोचता यार पापा के तो मजे हैं, उसमें 1 के आगे 10 जीरो लगाओ, जितने पैसे निकाल लो. मुझे पता नहीं था उसमें बैंक में जितने पैसे होते उतने निकाल सकते हो. मुझे पता था चेकबुक जितनी मोटी उतने पैसे तुम्हारे पास. तो आपके लिए तो खाली चेकबुक की तरह है लाइफ, लेकिन मेरे तो बैंकों में कितनी बार चेक गई है और उसमें से पैसे नहीं निकले. तो देयर इज मिजरी बट आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट मिजरी विथ यू. देयर इज फिजिकल पेन. आप लोगों को होता है, मार मार पड़ती है, घर पे डांट पट पड़ती है, लेकिन ठीक है यार, दोस्तों के साथ उसको भूल भी जाते हैं. ये कह रहे हैं अगर आप ईमानदारी से फॉलो करें जो गौतम बुद्ध पढ़ा रहे हैं उसको, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप सारी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं. 5 मिनट और. द वन हु फेथफुली फॉलोज दिस पाथ, जो इसको ईमानदारी से फॉलो करता है, at least at the last becomes so full of inner happiness he may cry out. इतना खुश हो जाएगा, इतना भर जाएगा खुशियों से कि वो रोएगा. वो बोलेगा ऐसा, क्या बोलेगा? Escaped I am from hell. अरे मैं तो नर्क से भी भाग के आ गया. Escaped I am from evil track. मैंने सारी गलत चीजों से मैं भाग गया. Animal kingdom, from the realms of shade. Escape from the path of suffering, from the rejected world. सारे दुखों तकलीफों से मैं भाग के निकल आ गया. I have entered the stream that leads to the deathless. अब मैं उस स्ट्रीम में घुस गया हूं जहां पर कोई मौत नहीं होती. Sure I am never again to sink back to the abode of misery. अब मैं कभी उस गंदगी में जहां पर केवल दुख है उसमें नहीं गिरूंगा. With unaltering resolve. अब मेरी जो मैंने सोच रखा है, डिजायर कर रेजोल्यूशन है, मेरा इच्छा है, वो स्ट्रांग हो गई है. I turned my mind to making myself right for the knowledge that delivers. अब मैं अपने दिमाग को उस तरफ के लिए तैयार कर रहा हूं, उस नॉलेज के लिए जो मुझे डिलीवर करेगा. डिलीवर मतलब निकालेगा इस प्रॉब्लम की दुनिया से बाहर. और पढ़ना है. अच्छा, एक पैराग्राफ और. This consoling confidence may only be reached by him. और ये कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप तो सुन रहे हैं, लेकिन उसके पास आ सकता है. कैन बी रीच्ड बाय हिम इन द राइट मैनर एज लेड डाउन बाय बुद्धा. वे किसके पास आएगा? जो इसको सुनता है और उसके बाद क्या करता है पता है? ही वेजेस वॉरफेयर फॉर ग्रेजुअल इरेडिकेशन. वॉरफेयर जानते हैं क्या होता है? नहीं होता? ये जो कर रहे हैं गौतम, आपके मोदी जी कहते हैं ये वॉरफेयर चालू कर रहे हैं. वॉरफेयर एक तरह की इमरजेंसी होती है. उसमें उसको बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं,
इसमें आप नॉर्मल लाइफ से हटकर कमर कस लेते हैं, आप एक जंग, वॉरफेयर मतलब जंग में सब जायज है। क्यों? क्योंकि दुश्मन को हराना है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। औरतें घर से अपने गहने दे देती हैं, अपने बच्चों को दे देते हैं, जाओ बेटा जान दे के आओ तुम, क्योंकि दुश्मन को हराना ज्यादा जरूरी है। अब वो साल 2 साल 10 साल 20 साल तक चलता रहे, चले। तो जो आदमी जंग छेड़ेगा अपनी लाइफ में, किस चीज की जंग? फॉर ग्रेजुअल इरेडिकेशन। अब वो धीमे धीमे करके खत्म करना चाहता है जड़ से, और एटलीस्ट वीकनिंग हिज पैशंस। अपनी लाइफ में जो भी छोटे छोटे पैशंस हैं, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, उसको सबको निकालना चाहता है। इट इज नॉट इनफ मेयरली टू बी गुड इन द सेंस ऑफ कीपिंग इन चेक द बैड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। खाली इतना काफी नहीं है यहाँ पे कि सर जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं ना उनको मैं रोक के रखूंगा, बस अब आगे नहीं उनको दिखाऊंगा नहीं किसी को, अब आगे नहीं उसको यूज करूंगा। ऐसा करने से फायदा खाली बात नहीं बन जाएगी, मेयरली गुड होने से बात नहीं चलेगी। एंड कल्टिवेटिंग गुड वंस। और आज से मैं कुछ अच्छी चीजें गुड वंस कल्टिवेट करूंगा। फॉर द फॉर्मर विल स्टिल रिमेन एज बैरियर ऑफ आर अर्लियर बैड डीड्स। क्योंकि अभी भी जो आपने चेक में रख लिया है उसमें पुराने जो बैड डीड्स हैं उसके सीड्स अभी भी बचे हुए हैं, इसलिए वॉरफेयर की जरूरत है। सर आज से ठीक है, आज से हम कोई बुराई नहीं करेंगे, अच्छी तरह से जिएंगे, लेकिन जो पुराने हमने घर में इकट्ठे कर रखे हैं काला धन, उसको कैसे, उसके खिलाफ अपने को जंग छेड़नी होगी। तब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे अब कोई नहीं मार सकता। आपके हिसाब से मैं आपको ईमानदार होने के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं अभी भी हम लोग कोई भी इसमें से वो न बनाए, कंक्लूजन न बनाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं खाली गौतम बुद्ध ने क्या बोला, पीजे साहब ने उसको कैसे समझा, वो शेयर कर रहा हूं। बॉडी में इंजेक्शन डाल दिया, अब वो इंजेक्शन वहां जाके बॉडी में कैसे काम करता है मुझे पता नहीं। अब अपने आप बॉडी काम करेगी, अपने आप माइंड काम करेगा। अगर मैं कहता हूं ईमानदार हो तो इसका मतलब मैं सोचूं कि कहां पर मैं सोच के ईमानदारी कर सकता हूं। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं खाली पढ़ रहा हूं, उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। बाकी जो होना होगा हो।